नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने मायावती को सुना। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं, यानी वो इंडिया के साथ भी नहीं जा रही हैं, वो एनडीए के साथ भी नहीं जा रही हैं। अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया, बीजेपी पे जम के निशाना साधा, यहां तक ये भी बोल दिया कि गठबंधन से कभी भी बीएसपी को फायदा नहीं पहुंचा है। आज सर जन्मदिन पे उन्होंने सब कुछ लगभग साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रही हैं। 24 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, यानी बीएसपी अकेले लड़ने वाली है। देखिए आशुकेश, लोग उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि 15 तारीख को जो उनका जन्मदिन होता है उसमें वो इस बात की तरफ संकेत करेंगी जी कि वो इंडिया की तरफ आ सकती है कि नहीं। जी इस बात की अपेक्षा किसी को नहीं थी कि वो इस बात की घोषणा करेंगी कि वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगी। तो उम्मीद सिर्फ इसी बात पर टिकी थी कि क्या वो अपना इंक्लिनेशन जो है वो इंडिया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाती है कि नहीं दिखाती है। जी ये बहुप्रतीक्षित 15 तारीख इसलिए लोगों के दिमाग में थी, राजनीति में हलचल इसको लेकर इसलिए थी क्योंकि इसके पहले जो घोषणा हुई सपा और बसपा के गठबंधन की जी वो उनके जन्मदिन पे उन्होंने की थी। तो जो टॉक्स की बात की जा रही थी कि कांग्रेस से वो टच में हैं, उनके लोग टच में हैं, कांग्रेस किसी तरीके से चाहती है। मैंने भी अपने दर्शकों को बताया था कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बसपा गठबंधन इंडिया के फोल्ड में आ जाए और अगर यूपी में सीटें कम पड़ती हैं तो उनको कंपनसेट किया जाए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जी उनकी भी जो एस्पिरेशन है, ये एक पैन इंडिया उनकी पहचान है, उनके वोटर हैं, तो वो मेंटेन होगा और वो एक ट्रेडिशनल एंटी बीजेपी लाइन लेकर, हालांकि उन्होंने 3-3 बार सरकार बनाई है भाजपा के साथ, लेकिन वो एक ऐसी सहयोगी भाजपा के साथ नहीं हो सकती जो बिल्कुल गलबहियां करके चल रहे हो। उनका वोट बैंक उससे प्रभावित होता है, खासतौर पे अल्पसंख्यक वोट बैंक बिल्कुल छिटकता है उससे। आज उन्होंने इस पे विराम लगा दिया कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाएंगी। तो अब दो चीजें होंगी, दो चीजों पे चर्चा दर्शक सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो मैं अपनी राजनीतिक समझ से दो चीजों पे चर्चा करता हूं। पहला, इससे इंडिया को कितना नुकसान होगा, ठीक है, इंडिया क्या उसकी भरपाई कर सकता है, इससे क्या एनडीए को भी नुकसान होगा, भाजपा को भी नुकसान होगा क्या, और ये पैन आउट कैसे करेगा 2024 में, सीधा सीधा लोग ये जानना चाहेंगे। पहला सवाल जी। और दूसरा, जो मायावती के समर्थक होंगे, उनका काडर होगा, वो ये जानना चाहेगा कि ये कदम जो है वो कहीं मायावती के लिए, बसपा के लिए आत्मघाती तो नहीं है। क्या ये एग्जिस्टेंस पे सवाल पे खतरा तो नहीं पैदा कर देगा। जी इन दो चीजों को लोग समझना चाहेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि ये इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाएगा। क्या 24 में 80 सीटों का जो गणित है जी वो मायावती बिगाड़ देंगी क्या, और वो बिगाड़ देंगी भाजपा के पक्ष में क्या, इंडिया को डेंट करेंगी क्या? तो पहले उसका एनालिसिस जरूरी है। एक सरल एनालिसिस इस तरफ इशारा करता है कि मायावती का धीरे धीरे कमजोर होना, मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि मायावती कमजोर कैसे हुई जी वो बीजेपी को धीरे धीरे उसने मजबूत किया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है। बहुत सहज व्याख्या इसकी ये है कि उनके वोटों में इरोजन, क्षरण, वो भाजपा को एम्बोल्डन करता है, वो भाजपा को मजबूत करता है और विपक्षी वोटों की का जो ध्रुवीकरण है उसको भी कमजोर करता है। जी लेकिन वो इस चुनाव में किस लेवल तक कमजोर करेगा? क्या मायावती ने वैसी पकड़ बना रखी है
कि वो एक गठबंधन को बहुत नुकसान और एक को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। आंकड़ों के हिसाब से बात कर लेते हैं। मेरे सामने आंकड़े हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। 2002 विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश का, मायावती की बसपा को वोट मिले 23.06%, सीटें मिली 98। ठीक। 2007, मैं 4 का लोकसभा चुनाव छोड़ देता हूं, अभी हम 2002 से 7 पे आते हैं। ठीक। बीएसपी पहली बार अपनी दम पे सरकार बनाने में कामयाब हुई 7 में। वोट मिले 30.43%। ये अब तक का सर्वाधिक वोट था मायावती की BSP पार्टी के लिए। को। सीटें मिली 206। 2007 के बाद 2012 का चुनाव आया। 12 के चुनाव में जब अखिलेश जीते जी। उस वक्त घटा बसपा का वोट, सीटें भी घटी, कॉन्सिडरेबली घटी। वो 80 सीटों पे आ गई, वोट करीब 26%, 25.95% वोट मिला बीएसपी को, मायावती के पास। अब यहां से आप ग्राफ देखिए मायावती का कैसे घटता है, और फिर मैं बताऊंगा कि भाजपा का ग्राफ कैसे बढ़ता है। 2012 के बाद 2014 का चुनाव आया। 2014 के चुनाव में बसपा को वोट मिले 19.8%, सीटें थी 0। करीब 20% वोट मायावती के पास था। 20% एक बड़ा वोट बैंक है, बिल्कुल, लेकिन सीटें थी 0। 2014 वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी अपने उफान पे थे, पीक पे थे। 73 सीटें एनडीए को मिली, 71 बीजेपी को मिली यूपी में जी। तो सबका सूपड़ा साफ था। 14 में सिर्फ 2 सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को मिली, बाकी जो बची सीटें थी वो समाजवादी पार्टी को मिली। अब 2014 के बाद 2017 का चुनाव में 2017 के चुनाव में 2012 में विधानसभा के चुनाव में वोट मिले थे करीब 26%। 2017 में सीटें हो गई 80 से घटकर 19, और वोट 26% से घटकर हो गया 22%, 22.23%। 2019 का चुनाव आया, गठबंधन हुआ सपा के साथ। बसपा का वोट 19.4%, सीटें वो 10 जीती, लेकिन वोट परसेंटेज करीब करीब वही रहा, थोड़ा सा घटा। वो इसलिए भी क्योंकि वो लिमिटेड सीट्स पे लड़ी थी, तो वो परसेंटेज आपको कम दिखाएगा, लेकिन जब एक साथ लड़ी थी तो सीट वो 10 जीतने में कामयाब हो गई। उसके बाद जो लेटेस्ट चुनाव आया वो 2022 का आया, जिसमें उनको 12.88% वोट मिले, सीट मिली 1। अब आ जाइए भाजपा के नंबर्स पे। 2007 में उनको वोट मिले थे 23%। 2009 में बुरा प्रदर्शन था, वो वक्त था जब 20 सीटें जीती थी मायावती लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस भी 20 या 21 सीटें जीती थी, उसमें 10 या 9 सीट जीत पाई थी बीजेपी, वोट मिले थे 12%। 2012 का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव था, 15% वोट। 2014 के चुनाव में यह वोट परसेंट बढ़कर हो जाता है 42.3%। 2017 के चुनाव में यह वोट परसेंटेज हो जाता है करीब 40%। 2019 के चुनाव में यह करीब 49%, 50% के आसपास, और 2022 के चुनाव में 41% से ज्यादा। तो अगर आप देखेंगे कि मायावती का जब वोट जैसे जैसे घटा है, भाजपा का वोट बढ़ा है। इसकी 2 वजहें हैं कि उनका वोटर वो नेचुरली इंक्लाइंड है क्या भाजपा की तरफ, और चूंकि उसका नेचुरल इंक्लिनेशन भाजपा की तरफ है, जब उसको लगता है कि बसपा नहीं जीत रही है तो क्या वो भाजपा की तरफ चला जाएगा?
और यही क्या होगा 2024 में? इसके काट के तौर पे इसको देखते हुए अखिलेश यादव पीडीए लेकर आते हैं। उन्हें मालूम है कि यह फॉर्मूला लाए बिना काम नहीं चल सकता। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब ये दलित वोट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों दलित? दे आर हार्पिंग ऑन दलित वोट बैंक। वाई? करीब 21% दलित हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर समाजवादी पार्टी की माने और आंकड़ों से उसको सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करें तो मैनपुरी का चुनाव ले लीजिए। मैनपुरी के चुनाव में मुलायम सिंह यादव करीब 70,000 वोट से जीते थे। उनके निधन के बाद सीट खाली हुई, डिंपल यादव चुनाव लड़ने गई जी। वो 2,88,000 से जीती। अब एक उसका सरल एनालिसिस ये है कि भाई माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह के लिए एक सिंपैथी की लहर थी और वो सीट चूंकि ट्रेडिशनली उनकी सीट थी इसलिए लोगों ने जिता के भेज दिया जी। लेकिन वोट तो मिले। लोगों तो ने दलित वोट शिफ्ट हुए समाजवादी पार्टी की तरफ, जो दे डोंट एक्चुअली, उनका वोट बैंक और मायावती का वोट बैंक दे डोंट गेट अलोंग, साथ नहीं वेरी वेल। लेकिन इस चुनाव में हुआ। उसी तरीके से अगर आप देखें मिर्जापुर का, जो वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हारती थी, उपचुनाव हुआ, वो सिर्फ 9,000 वोटों से हारी। मतलब वहां भी दलित वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई। शिफ्ट देखने घोसी का चुनाव हुआ जी। अपना असेसमेंट है समाजवादी पार्टी का, और वहां बड़े अंतर से जीती। पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरा महकमा लगा हुआ था जी। वहां उनका अपना असेसमेंट है कि 75 से 80% दलित वोट बैंक वो कन्वर्ट हुआ है, शिफ्ट समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया उसने। तो एक बड़ा वर्ग जो खासतौर पे मायावती का वोटर है, जो जाटव वोटर है, उसको संविधान, उसके राइट्स, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की टीचिंग्स जी, काशीराम का स्ट्रगल, मायावती के अच्छे दिन और खराब दिन, इसको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करता है उनका वोटर। वो अपने राइट्स को लेकर बहुत ये चेतना जो है उनमें, दलित चेतना पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जिसमें बसपा ने एक बड़ा काम किया बहुत डिकेड्स में। DS4 से लेकर बामसेप से लेकर बसपा बनने तक बहुत काम इस पे हुआ है। तो वो अपने राइट्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो गए, और लगता है ऐसा समाजवादी पार्टी को कि ये उनको पॉलिटिकल डिविडेंड देगा। वो चाहेंगे कि बसपा का वोटर या हमारी तरफ आए या फिर वो बसपा के साथ रहे, इधर उधर ना जाए कहीं। वो इधर उधर नहीं, बीजेपी की तरफ ना जाए। तो उनकी कोशिश ये है कि उनका वोटर सपा की तरफ आ जाए, उस इंडिया ब्लॉक की तरफ आ जाए, दूसरी तरफ ना जाए। अगर हमें ना दे तो वो बसपा के साथ रहे। बसपा की मजबूरी क्या हो सकती है? बसपा के लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। बसपा अगर अपने वोटर को अपने पास रोककर नहीं रख पाई तो इस पार्टी में दूसरा कोई काशीराम नहीं है। इस पार्टी में अब कोई मायावती नहीं है। मायावती ने अपने राजनीतिक संन्यास की बात आज खारिज की है, लेकिन मायावती जमीन पे अब उतनी वो उस तरीके से सक्रिय नहीं है पिछले कुछ समय से। दरअसल 1-1.5 दशक से जो मायावती की स्ट्रेंथ थी, वो अपने वोटरों तक जाती थी। वो आइकॉन थी, दलित आइकॉन के तौर पे उनके वोटर उनको देखते थे। क्या जो उत्तराधिकारी उन्होंने अपने भतीजे को बनाया है जी, क्या उनमें वो करिश्मा है? क्या मायावती जो उत्तराधिकार उनको देने वाली है तो कुछ पूंजी भी उनको देंगी? ये एक बड़ा सवाल है बसपा के लिए। अगर बसपा अपने वोट बैंक को अपने पास रोक लेती है, थोड़ा वो रिगेन कर पाती है, तब तो वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा जी, क्योंकि वो नेचुरली इंक्लाइंड बीजेपी की तरफ था।
उसमें बहुत सारे लाभार्थी जाति के लोग हैं जिनको सीधे सीधे मोदी से फायदा हुआ है। क्या वो 24 के चुनाव में मोदी की तरफ जाएंगे? लेकिन मोदी की तरफ जाने से एक चीज तो साफ हो जाएगी कि बसपा की आगे की लड़ाई और मुश्किल होने वाली है। तो क्या वो अपनी नेता को मजबूत देखना चाहेंगे? क्या मायावती की अपील क्या होती है? क्या मायावती ये बताएंगी अपने वोटर को कि ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है? क्या उनके वोटर में ये चेतना आएगी? और क्या ये वोटर समझ पाएगा कि मायावती जीतने के लिए लड़ रही है, अकेले लड़के? जी। अब इसमें सारा पेच फंसा हुआ है कि 24 में क्या होने वाला है, और इसी पे बैंक कर रही है समाजवादी पार्टी कि अपने सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें दलितों की भागीदारी, उनकी तरफ हैंड होल्डिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाना। तो वो भी टैक्टफुली इसको देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये 21 से 22% वोट जो है, 20 से 21% पुरानी जनगणना के हिसाब से, अब तो हो सकता है उनकी संख्या बड़ी हो जी। तो ये एक बड़ा नंबर है जिसपे समाजवादी पार्टी बहुत बैंक कर रही है। जो विधानसभा का चुनाव है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि उसको अगर सीधा ट्रांसलेट किया जाए, हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन सीधा भी ट्रांसलेट किया जाए तो करीब 25-26 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिसपे उनको बढ़त है। तो वो वहां से शुरू करना चाहते हैं, वो उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं वोट्स में लोकसभा में भी। तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है कि इनका अकेले लड़ना, तो मैं फिर से बताऊं कि सहज तरीके से ऐसा लगेगा कि एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन थोड़े एनालिसिस में जाइएगा तो ऐसा लग सकता है कि समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है। क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट उसमें कांग्रेस कर सकती है? क्या खड़गे को कोई इंपॉर्टेंट रोल देके बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ इंडिया ब्लॉक करना चाहेगा? क्या उनका चेयरमैन बनाने का जो एक प्रयास है उनको इंडिया ब्लॉक का, वो काम करेगा? क्या ये चर्चा की उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, उम्मीदवार बना दिया जाए, जिसकी चर्चा मायावती और अखिलेश इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में कर चुके हैं, वो कोई रोल प्ले करेगा क्या इंडिया ब्लॉक के लिए? क्या ये चर्चा की नगीना जैसी सीट से खड़गे को भी उतारा जा सकता है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस को, सपा को ये मालूम है कि ये वोट जो भाजपा की तरफ चला जाता है मायावती का, उसको रोके बिना यूपी में जो रथ है नरेंद्र मोदी का, उसको रोकना मुश्किल है। तो कांग्रेस ने भी कुछ प्लान किया है क्या, और सपा की कोशिश क्या रंग लाएगी? तो डिटेल एनालिसिस करेंगे या उसकी विवेचना में जाएंगे, विश्लेषण में जाएंगे, तो वहां तक जाना पड़ेगा कि दूसरे का मूव कैसा होता है। मतलब सर यहाँ पे एक बात और भी कह सकते हैं ना कि अगर इंडिया गठबंधन में जाने के लिए राजी होती मायावती, तो कहीं ना कहीं उनके वोटरों को यह भी दिखता कि इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना की बात कर रहा है, कास्ट के ऊपर बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहा है, दलितों की बात कर रहा है, ओबीसी की बात कर रहा है। तो ऐसा होता है कि जैसे मायावती ने आज कहा कि हम जब भी गठबंधन में गए हमें उसका फायदा नहीं दिखा है, हमारे वोटर्स तो शिफ्ट हुए हैं लेकिन उनके वोटर्स ने हमें वोट नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता था कि इस बार वो अलग होता। देखिए ये पास्ट हो चुका कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ आती तो क्या हिकअप्स थे। राजनीतिक हल्के में जो लोग बातचीत करते हैं वो इस बाबत भी बातचीत करते हैं कि मायावती पे केसेस चल रहे हैं जी। मायावती हेड ऑन नहीं लेना चाहती नरेंद्र मोदी सरकार को। यह भी चर्चा की जाती है कि उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ बैठक हुई, उन्होंने एक फीडबैक लिया था, मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूं। उनमें से अधिकतर लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, कांग्रेस भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके बाद उसी दौरान एक खबर आती है कि कहां कहां कितने फ्लैट्स मायावती के हैं जी। उसमें क्या फेवर्स किए गए हैं पुराने जमाने में। तो ऑपोजिशन जो है वो इस बात की चर्चा करता है कि मायावती को डराने की कोशिश हुई, और मायावती एट द फैग एंड ऑफ हर पॉलिटिकल करियर इस झमेले में नहीं फंसना चाहती।
तो ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन अब जबकि उन्होंने इन चर्चाओं को विराम दे दिया है, पर विराम लगा दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगी, तब इस चर्चा का महत्व ज्यादा है कि आने वाले दिनों में मायावती और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा जी, उसकी मैंने डिटेल बता दिया आप। एनालिसिस जो मेरी समझ है उसके हिसाब से की, और वो इंडिया ब्लॉक को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है या इंडिया ब्लॉक कैसे उस वोट को रीगेन करने की कोशिश कर सकता है या अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकता है जो वोट ड्रिफ्ट करके बीजेपी की तरफ चला जाता है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा हो सकता है, उसकी वजह लाभार्थी जाति हो सकती है, उसकी वजह जो सपा के जो वोटर्स हैं उसके साथ मायावती के वोटर या दलित वोटर की अपनी केमिस्ट्री है जो साथ नहीं चल सकती। ये तमाम वजह हो सकती है जी, लेकिन उसके लाने की वजह, उसके साथ जाने की क्या क्या वजह हो सकती है, इसकी भी व्याख्या मैंने की है कि कांग्रेस क्या रोल उसमें अपना सकती है, सपा कैसे अपना पीडीए अपने पीडीए को मजबूत कर सकती है, जिसपे सपा ने भी काम करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि आज की इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी भी उस तरफ देखेगी कि उन दलित वोटर्स को अपनी तरफ करने का क्या कोई जुगत वो निकाल सकती है, क्या कोई रास्ता निकाल सकती है। मतलब बेसिकली आज के बाद ये तय हो चुका है कि मायावती तो किसी साइड नहीं जाने वाली है। फिलहाल आज उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया इस बात पे। अब इसके बाद से एक लड़ाई और चालू होगी इंडिया गठबंधन के अंदर की आखिर उस वोटर को कैसे अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए जो कि बीजेपी की तरफ जा रहा है, यानी जो बीएसपी का कोर वोटर है जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। आपने एनालिसिस जाना उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके कि अब ये फैसला, आज का फैसला कैसे आने वाले 2024 के चुनाव में फर्क डालने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड और वीडियोस और जानकारी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें।